जब मनुष्य वायुमंडल से यानी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फेफड़े में वायु कोष होते हैं, वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बाकी की वायु और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बाहर छोड़ देते हैं, तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान पर पार्ट 5 जैव प्रक्रम पर मनुष्य में श्वसन लेकर आए। पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ में, और यहाँ पर दहन और श्वसन के बारे में, अनाक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, पूरे फेफड़े के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो अपना। देखिए यह है मनुष्य में श्वसन। सबसे पहले हम वायु से यानी वायु में ये वायु ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं, केवल वायु मतलब पूरी वायु, या तो नाक से मोस्टली, और कभी कभी हमारी नाक बंद होती है या नाक से ना ले पाने के कारण हम मुंह से भी सांस को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ से जाती है ये जो चीज़ दिख रही है आपकी, यहाँ जब पहुँचते हैं अंदर तो ये होती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, नाक और मुंह को श्वास नली से जोड़ती है। इसके बाद ये पहुँचती है कहाँ पर, ये है कंठ हमारा, ये कंठ है हमारे पास। तो कंठ में क्या होता है, कंठ ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है, यानी ये कंठ अगर काम नहीं करेगा तो हमारी ध्वनि बहुत अच्छे से नहीं निकलेगी। इसके बाद अंदर आते हैं तो ये हमारी नली है, इसे बोलते हैं हम श्वास नली। क्या कहते हैं, श्वास नली। वायु को फेफड़े तक पहुंचाती है, यानी ये श्वास नली की सहायता से हमारी वायु जो है वो दोनों फेफड़ों में यानी कि बाएं और दाएं दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है यह है श्वसनी। ये श्वसनी है, एक श्वसनी एक फेफड़े में, एक श्वसनी दूसरे फेफड़े में जाती है, यानी श्वसनी के दो भाग हैं जो फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, यानी दोनों तरफ हमारे जो है वो वायु को ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं ये है हमारे फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। बायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा मतलब सीधे हाथ की तरफ वाला फेफड़ा, ये जो है इस वाले फेफड़े में देखिएगा, ये है हमारे पास में कौन सा फेफड़ा, जो है दायां फेफड़ा। इसमें 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। और इधर ये बाएं वाले में हमारे पास केवल 2 खंड होते हैं। तो याद रखना कि दाएं वाला जो है उसमें वो मतलब जो फेफड़ा है वो बड़ा होता है, और बायां वाला फेफड़ा जो है वो छोटा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं वायु कोष, और वायु कोषों की लगभग संख्या जो है दोनों फेफड़ों में 30 करोड़ होती है। इसी के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं वायु से, मतलब वायु में से, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पुनः फेफड़े की सहायता से, नाक और मुंह की सहायता से बाहर फेंकने का काम करते हैं। नासिका का काम हम जानते हैं क्या होता है, वायु को छानती है, मतलब नम यानी कि मतलब वायु को जो है तापमान में बदलती, कम करती है और तापमान ज़्यादा करती है। देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं आपके लिए, नाक के जो अंदर वायु जाती है तो वो नाक जो है उसे ठंडा करके जो है फेफड़े तक पहुंचाती है। उसके बाद में जब वायु आती है तो वातावरण में गर्म हो जाती है। आप कभी देखिएगा, ऐसे फूंक मारिएगा तो ठंडी वायु निकल रही होगी, हा करके करेंगे तो आपको गर्म वायु महसूस हो रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए इसके नीचे, इन दोनों फेफड़ों के नीचे ये जो चीज दिख रही है ये होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, श्वसन में महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं ये। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ा जो डायाफ्राम होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, फेफड़े फूलते हैं और बक्ष गुहा ऊपर की ओर आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम क्या आता है, ऊपर आता है, फेफड़े दबते हैं, बक्ष गुहा दबता है, ये सारे काम होते हैं। ये प्रक्रिया में डायाफ्राम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर, क्या है देखिए मनुष्य में श्वसन। श्वसन वह जैविक प्रक्रिया, आप एक चीज याद रखिएगा कि श्वसन क्या है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है एक एक चीज कि मनुष्य क्या है, मनुष्य वो श्वसन सॉरी श्वसन क्या है, श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन यानी कि O2 ग्रहण करते हैं और भोजन यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर निकालता है। अब करता क्या, ध्यान दीजिएगा कि जो रक्त के अंदर, ध्यान दीजिएगा, रक्त में पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
जो बाद में जो रक्त में पाया जाता है ग्लूकोज उससे मिलता है, तो इससे मिलती है हमें ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में ऊर्जा जो है एकत्र रहती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वातावरण में बाहर निकाल देते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और याद रखना श्वसन क्या है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। आगे यह प्रक्रिया शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है। जो ये ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम होता है, ये बॉडी के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका के अंदर ही हमारी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, यानी पावर हाउस जो बोलते हैं, उसमें एकत्र हो जाती है एटीपी के रूप में। याद रखना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहती है प्रत्येक कोशिका में। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। आगे देखिए श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। एक है बाह्य श्वसन, एक है अंतः श्वसन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेना यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये शामिल है। तो दो प्रकार के श्वसन हो गए हमारे पास। एक है हमारे पास में श्वास लेना और एक है श्वास छोड़ना, इसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं इसे हम? बाह्य श्वसन। फिर बताएंगे हम इसके बाद अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन में दो काम होते हैं। वातावरण से एक तो सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और सांस छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। चलिए बताते हैं, देखिए हम एक एक चीज को। जब हम वातावरण से लेते हैं वायु को, ध्यान दीजिएगा, क्या लेते हैं? वायु को ग्रहण करते हैं, यानी हवा अंदर जाती है। ये बात हो रही है श्वास लेने में, यानी जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर लेते हैं तो हवा जो है वो अंदर प्रवेश करती है। अब यहाँ क्या रहिएगा, जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर, बाहर की ओर, जब जो बक्ष गुहा यानी पसलियां हैं वो ऊपर की ओर आती हैं। फेफड़े फैलते हैं भाई, सांस जब अंदर लेंगे तो फेफड़े क्या करेंगे? फूलेंगे, गुब्बारे की तरह फूलेंगे फेफड़े। और डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाता है। ये डायाफ्राम जो है वो ध्यान दीजिएगा, ये डायाफ्राम नीचे की ओर यानी इस नीचे की ओर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डायाफ्राम कहाँ जाएगा? ये नीचे की ओर जाएगा। जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं इस तरह से तो डायाफ्राम नीचे की ओर आएगा, फेफड़ा फूलेगा, बक्ष गुहा ऊपर की ओर आएगी। ये हमारा काम है पहला। ये आगे हमारे पास जब हम सांस लेते हैं। फिर आते हैं सांस छोड़ते हैं। तो जब सांस हम बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जो वायु में और बाकी चीजें थी, नाइट्रोजन वगैरह सब चीजें, वो वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और पसलियां क्या जाएंगी? नीचे की ओर, अंदर की ओर दबेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पसलियां कहाँ जाएंगी? अंदर की ओर जाएंगी, और फेफड़े सिकुड़ेंगे, और डायाफ्राम जो है वो ऊपर की ओर, डायाफ्राम जो है वो ऊपर की ओर हमारा फिर से अपने स्थिति पर पहुंच जाएगा। यानी जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो उसका आकार बड़ा होगा, जब आकार बड़ा होगा तो पसलियां ऊपर की ओर जाएंगी, डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा, यानी जब हम सांस अंदर लेंगे। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो फेफड़े सिकुड़ेंगे, जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा पसलियां अंदर की ओर जाएंगी। इतना हमें दोनों चीजों में याद रखना। ये दोनों प्रक्रिया कहलाती है बाह्य श्वसन, यानी बाहर से हमने ऑक्सीजन ली और बाहर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, फेफड़े का आकार बढ़ा, फेफड़े का आकार कम हुआ, डायाफ्राम नीचे गया, डायाफ्राम ऊपर आया। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कहलाती है हमारी बाह्य श्वसन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, बाद में आप प्ले लिस्ट में जाना ना भूलिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी कोई कमी रह जाए तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आगे सुधार कर सकें। अब बढ़ते हैं हम किसमें, ये तो बाह्य श्वसन हो गए। अंतः श्वसन यानी बॉडी के अंदर फिर काम क्या होता है, देखिए। अब आ गए हम दूसरा, आंतरिक श्वसन, या कह सकते हैं हम अंतः श्वसन, आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन। देखिए, रक्त द्वारा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आती है, रक्त में वापस आ जाती है। अब देखिएगा क्या हुआ, ऑक्सीजन हमने नाक से ली और रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन मिल गया तो हीमोग्लोबिन मिलने के बाद में बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिल गया, ये बॉडी के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है रक्त द्वारा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब ये हमारे पास रक्त है, किसमें? धमनियों में पाया जाता है, ये भी याद रखना। ये है धमनियां, और धमनियां में बहता है शुद्ध रक्त। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त में जो है वो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें ये रक्त लाल होता है, और ये इसमें से ले जाते हैं ऑक्सीजन। कहाँ पहुंचता है? देखिए, कोशिका में, और ये कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें नहीं आती, ध्यान दीजिएगा, वो जाती है फिर सिराओं में। किसमें जाती है? सिराओं में। यहाँ दिखा दिया गया है
सिराओं में जो है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वो सिराओं धमनियों में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, सिराओं में जाएगा, और सिराओं से फेफड़ों में फिर पहुंचेगा, नहीं हृदय में पहुंचेगा, हृदय से फेफड़े में पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये याद रखना, फिर से एक बार समझा देते हैं हम आपके लिए। अंतः शोषण में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाता है रक्त में, बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे कोशिकाओं को, यानी हर एक कोशिका को पहुंचाता है, वहां पर ऑक्सीजन छोड़ देता है और उससे यानी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। अब सिराओं में ब्लड पहुंचता है, यानी खून पहुंचता है, और फिर वो जब पहुंचता है हृदय में, हृदय से पहुंचता है फेफड़े में, ऑक्सीजन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। और याद रखना एक चीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली है रक्त में, ध्यान दीजिएगा, अब रक्त में मिला है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन तो बन जाता है अनऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। और ये हमारा जो है, इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है इसलिए इन्हें अनऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसे फिर बाद में फेफड़े की सहायता से धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है 24 घंटे नॉन स्टॉप। अब एक और चीज है, वो क्या है हमारे पास में, कोशिकीय शोषण। अब कोशिका के अंदर जो शोषण हो रहा है उसमें बताते हैं हम आपके लिए। देखिए, कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा बनती है। अब क्या हो रहा है, कोशिका के जो अंदर हो रहा है वहां पर ग्लूकोज पहुंचेगा और ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो दोनों मिलेंगे जिसमें हमें ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, वो मिलेगी हमारे लिए एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कोशिका के माइटोकांड्रिया के अंदर ये ऊर्जा उपस्थित रहेगी। देखिए, कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर क्या बन जाती है, ऊर्जा बनती है। और ये सूत्र देखिए ध्यान से, C6H12O6, फिर से याद रखिएगा, CHO इस तरह से 6 12 6, यानी CHO सूत्र हो गया 6 12, लिखेंगे CHO 6 12 6, यानी ग्लूकोज का सूत्र याद करने का तरीका। क्या मिली इसमें, ऑक्सीजन मिली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और जल मुक्त हो जाता है और ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। ये माइटोकांड्रिया के अंदर जो है वो ऊर्जा एकत्र रहती है, और समय समय पर हम जब कार्य करते हैं तो माइटोकांड्रिया से ऊर्जा रिलीज होती है और हम अपने पूरी दिनचर्या में काम करते रहते हैं। जब ये ऊर्जा खत्म होती रहती है तब हमें थकावट जैसी महसूस करती है, फिर हम आराम करते हैं तो हमारी वो थकावट दूर हो जाती है, यानी फिर रिपेयर होती रहता है हमारी बॉडी। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से। अभी हमने बताया, फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए, नासिका, नासिका का मतलब होता है नाक। ये नाक में वायु को छानती है, क्योंकि छानती क्या है, इसके अंदर बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, जो वायुमंडल से जो धूल के कण, मिट्टी के कण, जो धुआं वगैरह जाता है वे सब वहां पर रह जाते हैं और शुद्ध वायु जो है अंदर भेजने का प्रयास करता है, और वायु का टेम्परेचर जो है फेफड़े के हिसाब से बैलेंस करने का काम नासिका करती है हमारी। उसके बाद आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी यानी यहाँ अंदर जाते हैं, तो नाक से मुंह को श्वास नली जोड़ती है, यानी नाक से, यानी ये नाक से जाता है वायु और मुंह के दोनों को जो है ये ग्रसनी क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इसके बाद आते हैं कंठ नली। कंठ नली का मतलब जो बोलने का काम करती है ये है, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र कहलाता है, अंग कहलाता है, वो है कठ नली, कठ नली बोलते हैं या कंठ बोलते हैं। ये कंठ है हमारा, ये बोलने का काम करता है वायु की सहायता से और दांतों की सहायता से। फिर आते हैं श्वास नली, इसके अंदर पहुंचते हैं। श्वास नली ये लंबी लंबी जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये श्वास नली होती है, वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद आती है श्वसनी। श्वसनी क्या होती है, ये दोनों फेफड़ों में वायु पहुंचाने का काम करती है। तो श्वास नली के दो भाग होते हैं जो फेफड़े के में प्रवेश करते हैं, दोनों भाग इस तरह से जाते हैं जो दोनों फेफड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, जो हमने शुरू में आपको बताया था। इसके बाद फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े होते हैं हमारे पास में, गैसों का आदान प्रदान होता है, और दायां फेफड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं, इसलिए दायां फेफड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा जो है हमारा छोटा होता है। इसके बाद आते हैं वायु कोश। वायु कोशों का काम है कि इसमें जो 30 करोड़, ये भी ध्यान रखेगा, वायु कोशों की संख्या कितनी है, दोनों फेफड़ों में 30 करोड़, लगभग कह सकते हैं 15 करोड़ कह सकते हैं, एवरेज दोनों मिला के 30 करोड़ होते हैं। और यही वायु कोश क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड में मिलाते हैं, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फेफड़ों की सहायता से बाहर, नाक और मुंह की सहायता से बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी छोटे छोटे वायु थैले ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, ये लगातार काम चलता रहता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं श्वसन की प्रक्रिया क्या चलती है। देखिए पूरी प्रक्रिया चित्र में है, बिल्कुल समझाते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले आता है वायु का प्रवेश। कहाँ प्रवेश करती है? नाक में। नाक से कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाती है? कंठनली में। कंठनली से जाती है श्वास नली में। श्वास नली से जाती है श्वसनी में। श्वसनी से जाती है फेफड़े, यानी फेफड़े के अंदर वायु कोषों में जाती है। इसके बाद होता है गैसों का विनिमय होता है। वायु कोषों में से क्या जाती है? ऑक्सीजन। रक्त में मिल जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष से आती वापस ले लेते हैं, वायु अनऑक्सी शोषण हो जाता है। अनऑक्सी शोषण जो है वो फिर से हृदय से फेफड़े में पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेते हैं। ये वायु कोष क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, रक्त में मिलाते हैं, रक्त कोशिका में मिलाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कोशिका से वापस लेते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार 24 घंटे हर एक सेकंड चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है? कोशिकाओं तक पहुंच गया हमारा। कोशिका में क्या होती है? ऑक्सीजन पहुंचाना का काम करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सहायता से। और इसके बाद क्या होता है? इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। ध्यान दीजिएगा, एटीपी ऊर्जा के रूप में माइट्रोकाइंड्रिया यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइट्रोकाइंड्रिया, और माइट्रोकाइंड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, यानी एनर्जी रहती है। तो कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो बनती है, और वो वहाँ एकत्र रहती है माइट्रोकाइंड्रिया के अंदर। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अगला पॉइंट है हमारे पास में श्वसन के प्रकार क्या होते हैं। एक है श्वसन का प्रकार है वायवीय श्वसन, और दूसरा है अवायवीय श्वसन। क्या क्या होता है? देखिए वायवीय श्वसन जो है वो मनुष्य में, मानव, पशुओं में, पौधों में होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में होता है, पशुओं में होता है, और पौधों में होता है। कौन सा? वायवीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया में इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें याद रखना है। आगे देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं है तो वायवीय श्वसन नहीं होगा, यानी मानव, पशु, पौधे सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। और इसमें जो है अधिक ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनती है, और यह है मानव, पशु और पौधे। इसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और अधिक मात्रा में एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अब आते हैं ये जो है अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन के बिना ही प्रक्रिया हो जाती है, यानी इसे बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन कह सकते हैं। इसमें ऊर्जा कैसी मिलती है? कम बनती है। उदाहरण है ईस्ट है, बैक्टीरिया है। मानव में अत्यधिक व्यायाम के समय मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल बनता है, और ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल और कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मानव बहुत सारी एक्सरसाइज करता है तब ऐसा काम होता है, तब अवायवीय श्वसन अंदर बॉडी के होता पाया जाता है। बाकी सब ईस्ट है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही अवायवीय श्वसन होता है। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। यहाँ आते हैं अब श्वसन और दहन में अंतर। यह है श्वसन और यह है दहन। ठीक, अब देखिए श्वसन अभी पढ़ा था हमने, कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, और इसमें धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है। लेकिन दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे लकड़ी को जलाना, मोमबत्ती जलाना, या किसी और चीज का काम, वो दहन कहलाता है। ये अचानक ऊर्जा निकलती है, और ये बाहर होती है, यानी ये शरीर के अंदर नहीं होती, ये बाहर होती है। यानी कहीं पर हमने आग लगा दी, लकड़ी जल गई, या कुछ और चीज, वहाँ दहन कहलाता है। और ये कोशिकाओं के अंदर में होता है, यानी ये श्वसन है वो कहाँ होता है? कोशिका के अंदर जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये पूरी प्रक्रिया श्वसन की होती है। एंजाइम की आवश्यकता होती है किसमें? श्वसन में। लेकिन इसमें दहन में एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं हो। माचिस की तीली लीजिए और लकड़ी में या कागज में आग लगा दीजिए, तो ये हमारी दहन प्रक्रिया कहलाएगी। तो फिर याद रखना कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है, दहन में अचानक एक साथ ऊर्जा, हम खूब आग लगा दे तो एक साथ ऊर्जा निकलती है। श्वसन कोशिकाओं में होता है, दहन बाहर होता है, यानी वातावरण में कह सकते हैं। और श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, और दहन के लिए एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है श्वसन के महत्व। श्वसन का महत्व क्या क्या है? देखिए सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम सांस लेंगे नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट में हम लगभग हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो हमें ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की सभी क्रियाएं लगातार चलती रहती है, वरना हमारी मृत्यु हो जाएगी। वृद्धि है, विकास है, इसमें ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। उसके बाद शरीर का तापमान बनाए रखती है, यानी तापमान को नियंत्रण करने का काम भी श्वसन करती है। फिर बता रहे हैं देखिए
श्वसन के महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है ऊर्जा को प्रदान करना। दूसरा काम है शरीर की सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है जो सुबह से लेकर शाम तक क्रियाएं करते हैं, उन सभी में सहायता प्रदान करती है। शरीर की वृद्धि, उसके विकास में सहायता प्रदान करती है। शरीर के तापमान बनाए रखने का काम करती है। अगर हम नाक और कंठ बंद कर दें तो हमारी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु क्या है? 2-4 मिनट में जिसकी सांस जितनी रुक जाती है उतनी देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी जीवन प्रक्रिया में। इसलिए याद रखिएगा कि श्वसन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक जैविक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं श्वसन के संबंधी रोग, यानी सांस के संबंधी कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सबसे पहला है अस्थमा। ऑक्सीजन का पूरी मात्रा में नहीं मिलना अस्थमा कहलाता है, नहीं सांस फूल जाती है। श्वास नलियों में, जो सांस की नलियां हैं उसमें क्या आती है? सूजन के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसे हम अस्थमा बोलते हैं। यानी उसमें सूजन आ जाती है तो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जो है बॉडी के अंदर नहीं पहुंचती, फेफड़ों के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं पहुंचती है, तो उसे कहते हैं अस्थमा रोग। अगला आता है निमोनिया, यानी कफ वगैरह हो जाता है तो उसे बोलते हैं निमोनिया। क्या हो जाता है? फेफड़ों में संक्रमण आ जाने के कारण जो है वो निमोनिया हो जाता है, जिसमें कफ वगैरह जम जाता है। किसके अंदर? फेफड़े के अंदर। आता है क्षय रोग, जिसे पढ़ा होगा हम लोगों ने, टीबी। ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर पकड़ लिया जाता है तो इसका इलाज भी संभव है। सरकार टीबी का इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में लगातार फ्री निःशुल्क होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होती है? श्वास नली के अंदर जो है वो अगर सूजन आ जाती है उसे हम ब्राइकोटिस कहते हैं। ये जो है मुख्य रोग होते हैं जो फेफड़े के अंदर यानी सांस नली के सांस के कारण यानी हो जाते हैं। अब एक चीज़ और रह गई, ये लास्ट पॉइंट है, वो भी हम आपको बता देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग गया हो और आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सामान्य व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति सांस कितनी बार लेता है, तो 16 से 18 बार सांस लेता है। यानी स्वस्थ मनुष्य जो है वो 1 मिनट के अंदर 16 से 18 बार जो है वो सांस ले सकता है। अगला बार आता है कि दायां फेफड़ा में 3 खंड का होता है और बायां फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। और बायां फेफड़ा जो है, ध्यान रखिएगा कि बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 3 खंड दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। इनमें कोष्ठकों की संख्या यानी वायु कोषों की संख्या 30 करोड़ होती है। 30 करोड़ जो है वायु कोष्ठकों की संख्या होती है, जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस वायुमंडल में कर देते हैं। अगला आता है श्वास क्रिया का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगेटा में होता है। एक प्रश्न ये याद रखना है कि जो श्वास की जो प्रक्रिया पूरी चलती है 24 घंटे, इसे नियंत्रण कौन करता है? तो इसे नियंत्रण करता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये जो है श्वास को यानी श्वास की पूरी प्रक्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। और ये मस्तिष्क के पीछे यहाँ इस जगह पर स्थित होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा, जो पूरी ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। आप कमेंट कीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा हमारे लिए। अब आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।